यस बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट पढ़ लिया था। तो व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो क्या होता है, जैसे ये एक सोल्यूशन का कंटेनर है और एक सॉल्वेंट का कंटेनर है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से सेटअप बना के छोड़ देते हैं। तो अपने आप जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, पानी सॉल्वेंट से सोल्यूशन की साइड आएगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो ये पिस्टन है ये जितना ऊपर जाएगा ना, मतलब मान लो ये लेवल है, तो ऊपर से प्रेशर लगा के इस लेवल से भी नीचे ले आना है। मतलब आपका जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस में ये देखा जाता है कि जो यहाँ का पानी है ये सॉल्वेंट साइड जाना शुरू हो जाता है, तो यानी उल्टा ऑफ ऑस्मोसिस हो जाए, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सो दिस वी डिड इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो। तो यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम बोलेंगे व्हेन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, then reverse osmosis takes place. So just take care of this, easy topic है, कुछ नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे। अब आप देखो, आपको एक ये न्यूमेरिकल दिख रहा है। न्यूमेरिकल है, इफ 1.71 ग्राम ऑफ शुगर आर डिजोल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ solution at 300 Kelvin, what will be its osmotic pressure? R की वैल्यू हमें दी हुई है। तो देखो हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ सेंटीमीटर क्यूब इज ml, मतलब ये वॉल्यूम है। तो हमसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, OP स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद हमने गिवन लिख लिया। गिवन में क्या कह रहा है, कह रहा है 1.7 ग्राम ऑफ शुगर, तो ये वेट ऑफ शुगर आ गया यानी सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। वॉल्यूम 500 ml, सेंटीमीटर क्यूब इज ml, इसको डिवाइड बाय 1000 कर लो तो लीटर में हो जाएगा। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT। सी को आप ओपन कर लो तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स को ओपन कर लो तो वेट अपॉन मोलर मास। ये सारा +1 वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यूज हैं, ये सारी डालो, सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आ जाएगा उसकी यूनिट में आप बार लगा देना, क्योंकि आर की वैल्यू बार में थी। सो दैट प्रेशर इज योर इन बार्स। चलिए इसे अब आप कॉपी कर लीजिए। सो बेटा प्रैक्टिस करेंगे ना तभी नंबर आएगा। तो ये नहीं कि मैं वीडियो भेज देता हूँ तो आप प्रैक्टिस ना करें, प्रैक्टिस करना, अपनी बुक्स के क्वेश्चन करना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे काम करता है देखो, कह रहा है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ एन osmotic pressure of 4.98 bar at 300 Kelvin. If the osmotic pressure of solution is 1.76 bar at same temperature, what would be its concentration? अब ये क्वेश्चन ना अजीब अलग सा है, क्या है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ के ना इसमें दो केस बनेंगे। तो केस 1 आपको वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर दिया हुआ है, ये हो गया केस 1। फिर केस 2 होता है इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी केस 2 ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टेम्परेचर, कहता है फाइंड कंसंट्रेशन। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया केस 1 के लिए पाई 1 इज इक्वल टू C1 RT, दूसरे केस के लिख लिया पाई 1 इज इक्वल टू C2 RT। अब एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर में चेंज हो रहा है, तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लिया, यानी डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, डिवाइड कर दिया तो आर टी कैंसिल हो गया। C2 हमें निकालना है। C1 हमें पता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें 1 लीटर दिया हुआ है, मोल्स हम निकाल लेंगे मास अपॉन मोलर मास और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। सो एक बार फिर से देखो, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ पढ़ के पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें दो केस लेने हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो एक को हमने पाई 1 ले लिया, एक को पाई 2 ले लिया, दोनों को इक्वेट कर लिया बस। अब आप इसे नोट करो और ज़रा देखो कोई डाउट आता तो पूछो। देखो बेटा, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये हमें याद होने चाहिए। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ एंटी फ्रीज। तो एंटी फ्रीज क्या होता है, ये एक ऐसा केमिकल है जिसे हम पानी में मिला दें तो उसकी बर्फ़ नहीं बनेगी, तो इसे हम कहते हैं एंटी फ्रीज। क्या नाम है उस केमिकल का, इथिलीन ग्लाइकोल। सो कीप इन माइंड। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि गिव द एग्जांपल ऑफ एंटी फ्रीज एंड व्हाट इज इट्स पर्पस, तो आप बताइए इथिलीन ग्लाइकोल व्हेन इट इज पुट इन वाटर, वाटर की बर्फ जल्दी नहीं बनती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, व्हाट इज डी आइसिंग एजेंट। देखो नाम से ही लग रहा है डी आइसिंग,
डी आइसिंग क्या होता है कि आइस जम गई, हम चाहते हैं वो आइस मेल्ट हो जाए। देखो यहाँ उल्टा था, पानी का बर्फ ना जमे तो उसमें इथिलीन ग्लाइकोल मिला दो। अब क्या होता है, जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, तो इन कोल्ड कंट्रीज देयर रोड्स गॉट ब्लॉक्ड बाय द स्नो, तो उसमें क्या करते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट डालने से आइस मेल्ट हो जाएगी एंड रोड क्लियर हो जाती है। सो इफ समबडी आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज डी आइसिंग एजेंट, तो यू से कॉमन सॉल्ट एंड नेम एंटी फ्रीज इथिलीन ग्लाइकोल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी फ्रीज? डू नॉट अलाउ द फ्रीजिंग ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ डी आइसिंग एजेंट? टू मेल्ट आइस, टू क्लियर द रोड्स। तो कई बार क्या होता है, इफ वी आस्क क्वेश्चन डी आइसिंग, तो वो इथिलीन ग्लाइकोल लिखा आता है, गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट सी इट क्लियरली केयरफुली। 1 molar KCl has osmotic pressure, pi is a symbol of osmotic pressure, greater than 1 molar urea. 1 molar KCl has osmotic pressure greater than 1 molar urea. Why? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, आप इनको देखो ध्यान से, KCl एंड यूरिया। जो हमारा KCl है ना, इसके आयंस बन जाते हैं, और जो यूरिया है इसके आयंस नहीं बनते। तो KCl एक तरह का सॉल्ट ही है, तो जब आप इसे पानी में डालोगे इसके आयंस बन जाएंगे, यानी अगर ये 1 मोल है तो टूट के 2 मोल बन जाएगा। यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएं वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो डॉक्टर कहता है ना, जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, भाई आपने नमक कम खाना है। क्यों? क्योंकि जब वो नमक खाएगा तो उसकी बॉडी में टूट गया, अगर उसने 1 मोल खाया तो बॉडी में जाके 2 मोल हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो बीपी वाले पेशेंट्स को डॉक्टर कहते हैं भाई आपने नमक कम खाना है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए और ये कंसेप्ट अपना ध्यान में रखिए। जस्ट सीट, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कीप इन माइंड। अब कीप इन माइंड में आप देखो, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, ये रिमाइंड इसलिए करवा रहे हैं कि इनका यूज़ होएगा। जैसे वॉलेटाइल, तो वॉलेटाइल मीन्स जिसके वेपर बन जाएं, नॉन वॉलेटाइल मीन्स जिसके वेपर ना बने। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो कंपाउंड जिनको जब हम पानी में डालें तो दे फॉर्म आयंस, जैसे NaCl, HCl, KCl, KOH, NaOH एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएंगे, बिकॉज दे विल इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। अब आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे विल नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, यूरिया हो गया, प्रोटीन हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको जब हम पानी में डालेंगे तो ये आयंस नहीं बनाते, तो उनको हम नाम दे देते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इन्हें आप अपने ब्रेन में डाल लो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, see this numerical. Question is 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such is this, ये दिया हुआ osmotic pressure and temperature. Calculate molar mass. तुमने फॉर्मूला लिखा पाई इक्वल टू CRT, तो हमें osmotic pressure दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, मोलर मास निकालना है। R की वैल्यू मैंने लिख दी है साइड में, तो बस ये पुट करनी है, सॉल्व कर लेनी है, जो भी आंसर आए वो ग्राम में बन जाएगा। सो जस्ट कॉपी इट एंड से मी डन। देखो बेटा, मेरे पढ़ाने के बाद ना आपको घर पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी बुक के क्वेश्चंस, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मेरे पढ़ाने के बाद NCERT बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए, लिख लिख के देखिए, बस इतना ही करना होता है। प्रैक्टिस करोगे रोज तो अपने आप ही याद हो जाती हैं चीज़ें। लो बेटा, अब है हमारा अगला टॉपिक, दैट टॉपिक इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। अब मैं इसको समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। देखो, एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट कहाँ पे आता है कि आपने पानी में कोई सोल्यूट डाला और वो सोल्यूट टूट गया या एसोसिएशन हो गई। मतलब आपने कोई सोल्यूट पानी में डाला और पानी में डालने के बाद या तो उसकी डिसोसिएशन हो गई या एसोसिएशन हो गई, तो उससे क्या होगा कि एक्सपेक्टेड मास या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब क्या है कहने का, समझो। मैंने एक एग्जांपल ली NaCl, तो NaCl का मोलर मास होता है 58.5। मैंने इसको पानी में डाला तो ये टूट गया। अब ये टूट गया तो लेटर से इसका मास हाफ हो गया, क्योंकि टूट के अलग अलग हो गया ना। अब मेरे माइंड में कैलकुलेशन चल रही है 58.5 के हिसाब से,
बट जब मैं सोल्यूशन को देखूंगा, चेक करूंगा, तो वहाँ पे हाफ ही आएगा मास। तो मेरा इनिशियल मास और सॉल्यूशन बनाने के बाद जो चेंज वाला मास है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये मैच ही नहीं करेगा। तो ये मैच ना करने को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो जहाँ डिसोसिएशन हो जाए वहाँ मास हाफ मान लिया जाता है राउंड ऑफ में। और यहाँ पे देखो, जैसे एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो जाते हैं। तो अगर मैंने एसिटिक एसिड को पानी में डाला तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दो डाला तो यहाँ पे एक ही होएगा ये, यानी अगर इसका मास x है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, क्योंकि दो कंबाइन हो रहे हैं। अब मैं ये वाला मास और ये वाला मास कंपेयर करूंगा तो मैच ही नहीं करेगा। इस कंसेप्ट को हम नाम देते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है कि एबनॉर्मल मोलर मास है क्या, कि मैंने कोई ऐसी चीज़ पानी में डाली जिसके आयंस बन गए या डाइमर बन गया। डाइमर मतलब डाई मतलब टू, मर मतलब मॉलिक्यूल, कि दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो गए, और एक मॉलिक्यूल डाला वो टूट गया। तो टूट गया तो मास कम हो जाएगा, और डाइमर बन गया तो मास ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में हमारे मास मैच नहीं कर रहे, ये वाला और ये वाला मैच नहीं करेगा, यहाँ पे 2x और x मैच नहीं करेगा। तो इसी प्रॉब्लम को हम किस नाम से जानते हैं? एबनॉर्मल मोलर मासेस। बट अगर आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जैसे यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, उनको पानी में डाला तो उनके तो आयंस बनते ही नहीं है, वो तो डिसॉल्व होंगे, आयंस नहीं बनेंगे। आयंस नहीं बनेंगे तो वहाँ पे मोलर मास का पंगा ही नहीं है, एबनॉर्मल मोलर मास का कोई पंगा नहीं है वहाँ। तो एबनॉर्मल मोलर मास कहाँ पे देखा गया? जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाले गए, जैसे KCl डाल दो, NaCl डाल दो, एसिटिक एसिड डाल दो, मतलब जिसके आयंस बन जाएं, यानी जहाँ पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाए। सो जस्ट note it in your copy. To solve the problem of abnormal molar masses, there was a scientist, वांट हॉफ। इसने इन 1880 एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया आई, और इस आई को नाम दिया गया वांट हॉफ फैक्टर। कहता है कि जहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास का पंगा बढ़ जाए वहाँ पे मैं एक फार्मूला बना रहा हूँ, वो फार्मूला लगा लेना साथ में, वो एबनॉर्मल मोलर मास का पंगा सॉल्व हो जाएगा। तो इसने क्या किया? इसने तीन फार्मूले दिए। क्या है फार्मूला? नंबर 1, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। Number 2 formula, observed colligative property divided by calculated colligative property. And number 3, total number of moles of particles associated or dissociated divided by number of moles taken. तो इसमें जो आपके न्यूमेरिकल में यूज होता है ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट और लास्ट फॉर्मूला यूज होता है बहुत बहुत ज़्यादा। अब इस पर मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, मतलब एक कंसेप्ट करा देता हूँ ये लास्ट वाले पे, बाकी आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये मिलेगा। सो देखो, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय नॉर्मल मोलर मास, और एक ये लास्ट वाला टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब या तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। तो इस पे एक क्वेश्चन आप देखो, आपको समझ में आएगा। देखो जैसे ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर NaCl एंड K2SO4? ध्यान से समझना। अब NaCl और K2SO4 में मास तो हमें दिया नहीं, यानी हमारा ये मास वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, पहला फॉर्मूला। दूसरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी बात नहीं कर रहा, तो तीसरा ही फॉर्मूला बचा। तो देखो हम इसमें थर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। हमने लगाया I इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड। देखो थर्ड फॉर्मूला है ना, आयंस फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो NaCl को जब हम पानी में डालेंगे तो टूट जाएगा, तो 1, ये 1 मोल है। अगर आप इसकी बैलेंसिंग देखेंगे तो ये 1 मोल है, ये है आपका 1 मोल, और ये हो गया 1 प्लस 1, कितने मोल हो गए? 2 मोल्स। ये भी 1 प्लस 1, 2 मोल। तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो इनिशियल 1 था और आयंस 2 थे, तो हमारा I की वैल्यू आ गई 2। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, I की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह से फॉर K2SO4, जब हम इसको पानी में डालेंगे तो पोटेशियम के 2 आयंस बने, सल्फेट का 1 बना, इनिशियल 1 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 1, ये आ जाएगा हमारा 1। तो ये हमारा वांट हॉफ फैक्टर निकालने का तरीका है। अब इसमें याद रखना है, वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसके आयंस नहीं बनते। तो अगर हमें पेपर में यूरिया, ग्लूकोज या इस तरह के वर्ड यूज़ किए हुए हैं, शुगर, तो ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं कि आयंस नहीं बनते। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा है KCl, NaCl जिसके आयंस बन रहे हैं, तो आपको वहाँ पे आई को कंसीडर करना पड़ेगा। ओके बेटा, देखो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो भेजूंगा तो वहाँ से कर लेना। अब आ जाओ, हमें ये आई के बारे में पता चल गया। अब आ जाते हैं यहाँ। अब क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस होने के बाद हमने जितने भी कॉलिगेटिव के फॉर्मूले पढ़े हैं सारे मॉडिफाई हो जाएंगे, सब में आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये रिलेटिव लोअरिंग, इसमें आई मल्टीप्लाई हो गया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आई मल्टीप्लाई हो गया, डिप्रेशन में आई मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे आई मल्टीप्लाई हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि आई की वैल्यू निकलेगी कैसे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। देखो कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl टू डिजोल्व। अब देखो अगर यहाँ लिखा होता यूरिया, कोई पंगा ही नहीं था, हमें आई लगाना नहीं था, बट यहाँ लिखा है CaCl टू डिजोल्व, तो हमें आई लगाना पड़ेगा। और आई की वैल्यू कितनी है, CaCl टू टूटेगा तो आई की वैल्यू 3 आ जाएगी। बाकी सारा वैसे ही है, पाई इज इक्वल टू ICRT, पाई की वैल्यू दी हुई है, और आपको मोल्स आप निकाल ही लोगे, और आई की वैल्यू हमने निकाल ही लेनी है इसको तोड़ के। तो ये इस तरह से हो जाएगा। जरा देखो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझाता हूँ, समझो। कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl टू डिजोल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमने फॉर्मूला लिखा पाई इज इक्वल टू ICRT। आई क्यों लिखा, क्योंकि आयंस बनेंगे तो उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो वो 3 आ जाएगी। सी को आप ओपन कर लो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, वेट अपॉन मोलर मास करके। तो ये कह रहा है अमाउंट निकालो, तो अमाउंट में आपको मोलर मास इसका निकाल लोगे, तो नंबर ऑफ ये वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है। वॉल्यूम आपको यहाँ दिया हुआ है 2.5 लीटर, आर की वैल्यू आपको पता है, तो यू कैन जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। यस बेटा, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर यहाँ पे दिया, मतलब बता रखा है, हिंट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter water at this if I। अब यहाँ पे ना I की वैल्यू उसने खुद ही दे दी, पिछले क्वेश्चन में I की वैल्यू दी नहीं थी। तो अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ना दी हो तो हम निकालेंगे, दी हो तो हम नहीं निकालेंगे, जो दिया है हम बस वही वैल्यू यूज कर लेंगे। बस इस क्वेश्चन का यही ट्रिक था, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आप देखो इसको, मैं वीडियो भेजूंगा वहां से आप कर लेना। अब एक ये लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में ये सॉल्व है, और ये क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता। इसको आप 2-3 बार करोगे तब कहीं जाके थोड़ा सा समझ में आएगा। इट्स इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये मैं इसको दे रहा हूँ आपको ट्राई करने के लिए, फिर मैं इसको करवाऊँगा आपको बाद में। यहाँ पे हमारा ये सोल्यूशन वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल डन क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस।